Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Combustion and Flame, chapter number 7. And in this chapter today my topics are to discuss structure of flame and is the fuels and fuel efficiency क्या होता है, and last is the impact of burning fuels. तो ये कंटेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, एंड इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इट इज 8th स्टैंडर्ड साइंस. तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात हम कर लेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. पहले फ्लेम क्या चीज होती है? व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम substances which gives vapors on burning, which vaporize on burning. Substance vaporize on burning gives flame. तो वो सब्सटेंसेस जो वेपराइज होते हैं बर्निंग, जब भी हम उनको बर्न करते हैं वो वेपराइज होते हैं. वो वेपराइज सब्सटेंसेस कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं. वो कंबस्टेबल पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में होते हैं. वेपर फॉर्म व्हेन दे बिकम हॉट दे वेपराइज, एंड आफ्टर वेपराइज ऑन बर्निंग इट दे गिव द फ्लेम. हम उन सब्सटेंस को कहते हैं देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो आज ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो फ्लेम कैसे जनरेट होता है? उन सब्सटेंसेस से जिनमें जो बर्निंग पार्टिकल्स हो वो वेपराइज फॉर्म होते हैं. वेपराइज के कारण वो उनमें फ्लेम होती है. दे बर्न्स विद फ्लेम. तो इसी फ्लेम का आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. फ्लेम इज ऑफ 3 स्ट्रक्चर तौर पे इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज द वी कैन से द outermost zone of flame. outermost zone of flame जो है it is bluish in color. दूसरा जो इस फ्लेम का जोन होता है that is the we can say the moderate zone of flame, that is yellowish in color, yellow orange in color. Third is the we can say the dark zone of flame, that is blackish in color. जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वी कैन one is the outermost zone of flame which is bluish in color. Then second is the moderate zone of flame, that is yellowish in color. And then third one is the dark zone of flame, that is blackish in color. जो outermost zone of flame होता है it is the hottest zone. याद रखिए it is the hottest zone of flame. This flame is जो moderate zone, नाम से पता चलता, it is the moderate zone of flame, and this is the least hot zone of flame, that is the dark zone of flame. So this zone of flame, outermost zone of flame, is used by the goldsmith. Goldsmith are used this in designing, in modifying their ornaments.
तो क्योंकि ये हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम होता है, ये हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम क्या होता है, यहाँ कंप्लीट कंबशन होता है। बुक में भी आपको मेंशन है, जो फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है, क्योंकि देयर इज अ कंप्लीट कंबशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इस जोन ऑफ फ्लेम को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता है सराउंडिंग से, और इन दो जोन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये ज्यादा हॉट होते, गर्म होते, तो ऑक्सीजन ज्यादा नजदीक नहीं आ पाता है। इस जोन ऑफ फ्लेम, जो आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, आपने देखा होगा, इफ यू माइट हैव बर्निंग द कैंडल, व्हेन यू कैन सी दिस इन द बर्निंग कैंडल में आप ये चीज देख सकते हो। इन अ बर्निंग कैंडल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जोन्स ऑफ अ फ्लेम, क्योंकि यहाँ यही हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम को, हियर इज द कंप्लीट कंबशन ऑफ here is take place complete combustion of particles, वो जो वेपराइज फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन गैस मिलता है बर्निंग में। मॉडरेट जोन जो होता है ये ज्यादा हॉट नहीं होता है, रादर देन द आउटर मोस्ट जोन। यहाँ पे भी द सब्सटेंसेस बर्न्स बट नॉट सो मच, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा उतना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। इन द डार्क जोन, हाँ, इसमें क्या होता है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन रह जाते हैं, एंड अदर कंबस्टेबल substances, we can say other combustible particles, क्योंकि यहाँ इस जोन में ऑक्सीजन जो गैस है वो नहीं पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट हियर स्टार्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड अदर कंबस्टेबल पार्टिकल्स की एक्यूमुलेशन होती है, जिसके वजह से ये डार्क जोन ऑफ फ्लेम रिप्रेजेंट करता है। बहुत लीस्ट हॉट जोन होता है। जब भी इसको अच्छा खासा, अगर हम इफ वी ब्लो एयर टू दिस जोन, इट टर्न्स इनटू बिलोइश फ्लेम, इट बर्न्स विद बिलोइश फ्लेम। तो यहाँ इन अ बर्निंग कैंडल, दिस जोन, डार्क जोन, contain the unburnt particles of carbon, unburnt wax, unburnt other combustible particles, because अच्छा खासा oxygen, it is the innermost zone, it is the middle zone, it is the outermost zone. That means this represent the billowish flame of a bluish flame represent the outermost zone, yellowish flame represent the middle zone, and the blackish flame represent the innermost zone of the flame, जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। अगर if you try to insert, ये ध्यान दीजिए, if you try to insert a glass rod to the innermost zone, that is the black zone of a flame, वहां उसको black particles of कार्बन लगता है, चिपक जाता है उस गिलास रॉड पे। आप कोशिश ये करना, when you take a candle, you burn a candle. Now try to insert the glass rod to the dark zone of the flame, वहां पे जो अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन है वो चिपक जाएंगे, दस लाइक सुक्रिनारियो ब्लैकिश कोट आ जाएगा। तो यहाँ मॉडरेट जोन में बिल्कुल हल्का फुल्का कंबस्टेबल पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। यहाँ बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं चिपक जाएंगे आपके ग्लास रॉड पे, क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन ऑफ combustible particles की होती है। तो here is the, it is all about the structure of flame. When you burn any substances, burn with a flame. The flame consists of 3 zones: outermost zone, middle zone, and the innermost zone. Hottest zone is the outermost zone, which burn with a billowish flame. Then what are fuels? Fuels क्या होते हैं? शाबाश। What are fuels? Fuels क्या होते हैं? Fuels are, शाबाश, these are the substances which on burning, शाबाश, which on burning are the sources of,
are the sources of heat as well as light energies, है ना। क्या होते हैं फ्यूल्स? फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब भी हम इनको बर्न करें, बर्न करने के बाद ये सोर्स बन जाते हैं किसके? हीट और लाइट एनर्जीज के। हम उसको कहेंगे फ्यूल्स। फ्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स सॉलिड फ्यूल्स लाइक द कोल, charcoal. Then are the liquid fuels like the petrol, kerosene, diesel, petrol, kerosene, diesel, alcohol. Then is the gaseous fuel like the, you name the methane gas, yes, these are the fuels which burns LPG gas जो होता है गैस सिलेंडर्स में बर्न होता है, गैसोलीन। देन फ्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। फ्यूल्स क्या होते हैं? ये मैंने बताया, वो सब्सटेंसेस जब भी हम इनको बर्न करने के बाद दे बिकम द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो भी सब्सटेंस आफ्टर बर्निंग दे प्रोवाइड अस हीट एज वेल एज लाइट, दोज आर नोन एज फ्यूल्स। तो ये था यहाँ पे। अब फ्यूल इफिशिएंसी होती है, अगर हम किसी चीज को बर्न करते हैं इससे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूल इफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूल इफिशिएंसी जो होता है ये हमें फ्यूल बर्न्स, दे गिव्स हीट, सम substances gives much more heat, some give least heat, energy, light energy. वही हमें efficiency होती है when substances burn, how much amount of energy is released, amount of energy, उससे how much amount of energy is releasing on burning given quantity of given quantity of that substance। तो इसके लिए important है how to determine the fuel efficiency when we burn the how much amount of, now we define it by the red marker, amount of energy, इसकी actual definition है amount of energy released या produced on burning 1 kilogram of fuel। जब हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न कर लेंगे हमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, ज्यादा या कम, वही डिटरमाइन करता है फ्यूल इफिशिएंसी। तो फ्यूल इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यूनिट जो है दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, दैट इज energy released here, kilojoules of energy, हम ऐसे लिखेंगे kilojoules of energy released, kilojoules of energy released on burning 1 kg या per kg या when we burn 1 kg of fuel, 1 kg of, we can write here, on burning 1 kilogram of fuel, of a given fuel, that gives the calorific value. So fuel efficiency, calorific value of fuels can be determined by introducing the formula here. How much energy is released in kilojoules, yes, on burning 1 kilogram of that fuel। जब हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल लेंगे उससे कितना एनर्जी इन ए किलोग्राम उसमें, सॉरी, किलोजूल्स में निकलेंगे। देन व्हाट बिकम्स इट्स यूनिट,
इट इज यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीजिंग पर kilogram of burning of fuel. It is the unit of measuring the calorific value of the fuel. Calorific value of the fuel gives the fuel efficiency. जैसे कि if we burn, आपका टेबल भी दिया गया है टेक्स्ट बुक पे, उस पे नजर मारना. If we burn a hydrogen gas gives the tremendous amount of energy, that is 1,50,000 kilojoule of energy on burning one. If we take a 1 kilogram of hydrogen gas and this amount of energy is releasing, it is a high efficiency of hydrogen gas. Hydrogen gas is a fuel. Then what is its calorific value? It is a gaseous fuel. It is a gaseous fuel. When we start to burn it, it gives a tremendous amount of energy. How much? 1,50,000 kilojoule. Kilojoule is the amount of energy produced or released when we burn 1 kilogram of fuel. Then what becomes its unit? याद रखिए, मैंने इसको यूनिट भी साथ लिखा है ना, 1,50,000 किलोजूल पर kg of fuel. तो ये इसका ऐसा यूनिट बनता है इन कैलकुलेट. जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतनी इसकी इफिशिएंसी बढ़िया होता है. तो एग्जांपल में मैंने ये दिया, जैसे कि इफ वी बर्न अ वुड, it just have approximately, I will tell you a value there, 20,000 kilojoule per kg. Agar if we burn a wood taking the its amount 1 kg and it gives the energy 20,000 kilojoule, that means हाइड्रोजन गैस से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम है, बहुत ही कम. तो आगे चलेंगे हम. व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स. मगर इससे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द गुड फ्यूल्स. गुड फ्यूल्स क्या होते हैं? गुड फ्यूल्स होता है जो इजीली टू अवेलेबल हो, completely burn हो, easy to transport, yes, convenient, आसान हो, convenient होता है आसान, convenient to store, and have high calorific, it has high calorific value and provides least amount of pollutants. इससे pollutants बहुत कम निकले. जब इस फ्यूल में ये खासियत होंगे तो that fuel is known as good fuels, which is easy to available and completely burns, easy to transport, convenient to store, and has high calorific value and provides least amount of pollutants. ये एक important point है. It should provide the least amount of residue on burning the fuel. So those fuels are known as good fuels. So what are the impact of burning the fuels? ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. Impacts of burning fuels. सीधा इसका इम्पैक्ट किस पे? शाबाश, हमारा वातावरण पे, एनवायरमेंट पे. When we burn the fuels, different categories of fuels we burn, they anyhow leaves behind the residues. Those residues goes to the atmosphere, in the soil, in the water, and pollute the abiotic components of substances. When there is, how it causes the impact? Burning. When there is burning of fuels, they are releasing gaseous substances. Those gaseous substances goes into the air. Where the air is, there is the chance of causing the air pollution. If we try to burn wood, yes, charcoal, garbage, domestic wastes,
domestic wastes, agriculture wastes, एटसेट्रा। जब हम इन चीजों को बर्न कर लेंगे, और भी सब्सटेंसेस जिनको हम डायरेक्टली बर्न करते हैं, तो उनसे बहुत सारे पोल्यूटेंट गैसेस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे हवा को गंदा करते हैं। दैट कॉजेज द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। देयर इज द वी कैन से द हेल्थ प्रॉब्लम्स। खासतौर कौन सा ऑर्गन हमारा अफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम is specially affected by the polluted air. Polluted atmosphere से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, जो इनहेल करता है इन गैसियस पोल्यूटेंट्स को, नताइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कैन टेक प्लेस, and direct association is with the respiratory system is there is a problem in respiratory system. वो हमारा वातावरण खराब हो जाता है when we burn the solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. यही आपने, अगर हम वातावरण की बात हम कर लेंगे, एक तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है ही इस हमारा एयर पोल्यूशन से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ साथ जो हमारा वातावरण होता है, मान लीजिए by burning of the fuels there is a releasing of the carbon dioxide gas, nitrogen oxide, sulfur dioxide, sulfur oxides, ये रिलीज होते हैं into the atmosphere। तो वहां इनके चांसेस क्या होते हैं? दे कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। These days the global warming is threat to the earth's life. They have threat. तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्यूमुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो रेडिएशंस होते हैं, हीट रेडिएशंस, अर्थस के जो हीट रेडिएशंस होते हैं, अर्थस हीट रेडिएशंस, those heat radiations are trapping by these gaseous substances, these gaseous substances, जिसके वजह से अर्थ का दिन ब दिन बुखार बढ़ता रहता है। देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's सरफेस। जो लाइफ इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो बुरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं। ग्लेशियर जो हमारे फ्रेश वाटर कंटिन्यूटी रखते हैं, they start to melting quickly. There is a flood take place in the coastal areas, and there is a submerging of land areas which are very close to the coastal area. जो coastal area, जो sea coastal areas होते हैं, वो ज्यादातर साल भर ज्यादा महीनों में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि फ्लड का जो सी लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और कैसे इंक्रीज होता जा रहा है? जो एंटार्क्टिक रीजन में, पोलर रीजन में जो आइस होता है, फ्रोजन आइस होता है, वो दे स्टार्ट टू मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर टू द अर्थ सरफेस। और जो एसोसिएटेड लाइफ होता है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ से एक कैसे ये गैसेस पोल्यूटेंट्स इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लेंगे, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। It starts to accumulating these days much and more, क्योंकि यहाँ पे high rate of deforestation is also here is also the beside we take place there. Here is the practicing of the deforestation में ह्यूज स्केल में कट ऑफ द ट्रीज होते हैं, जिसके वजह से आपको पता है जो ट्रीज होते हैं वो इस चीज को लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब ये ज्यादा एक्यूमुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, तो यही इसका कंट्रीब्यूशन 60% रहता है, बाकियों को 40% रहता है बाकियों का, मगर इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इन कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। दीस डेज इट इज अ थ्रेट टू द अर्थ's लाइफ, अर्थ स्पीशीज। तो डिफॉरेस्टेशन का कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से हम आज कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो एक्यूमुलेशन है उसको रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा देयर इज ए obviously chances of the global warming, there is a disturbance in the
क्लाइमेट चेंज में डिसरप्शन आता है, या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, यहाँ हम कहेंगे रेनफॉल पैटर्न इज चेंजिंग। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट चेंजेस होते हैं फिर ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ। यहाँ देखिए एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा। हाँ वाकई एसिड रेन जो होता है, हाउ एसिड रेन टेक्स प्लेस, इन्हीं कारण से जो when we start to burn the fuels, they start to releasing these gaseous substances into the atmosphere, है ना, या water vapors are also in the gaseous state। जब ये चला जाता है इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके ये क्या करते हैं, they react with the water vapors, their water drop, they form the acids, then this acids reaches down by the precipitation, there take place the acid rains। वो अगर ये एसिड रेन टेक प्लेस, अगर ये गैसियस सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में जमा हो गया, फिर यही गैसियस सब्सटेंसेस वाटर के साथ कंबाइन रिएक्शन होती है, देन देयर टेक प्लेस एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड, those acids come down with the rain, that rain is known as the acidic rain। Then here acid rain has direct impact on crops, on monuments which are made up of marbles, impact on the earth's surface, it has impact on the earth's rock surface, it has impact on the animal life, चाहे वो एनिमल लाइफ टेरेस्ट्रियल हो या और एक्वेटिक हो, उस पे इम्पैक्ट पड़ते, एक्वेटिक लाइफ हो, उन पे इम्पैक्ट पड़ते हैं एसिड रेन के कारण। तो आप देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन बर्निंग द फ्यूल्स। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द सीएनजी फ्यूल्स, compressed natural gas, compressed natural gas is known as the clean fuel, it is known as the clean fuel because when जब भी ये आजकल हमने ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, now we these days have make efforts to use it in automobiles, or these days in the metropolitan cities in India, most of the automobiles run on the CNG gas। CNG gas की बहुत एक अच्छी खासियत है, it is on the clean fuel because it burns completely, leaving least residue behind। एक क्वेश्चन इसमें भी है, why CNG gas is known as the clean fuel? It is because it burns completely and leaving behind no residue, and it has high fuel efficiency as per the kilojoule per burning of 1 kilogram of fuel and how much energy is releasing, जो मैंने इससे पहले पढ़ा है कि fuel efficiency। तो this is all about the content I discussed in this lecture। I hope you understand about this। Thank you।